हुए 90 गोली कांड हुआ, 92 का ढांचा गिरा। सीबीआई ने मुझे 2 मुकदमे में चश्मदीद गवाह बनाया। ऐसा बताया कि उन्होंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर रामलला ढांचे में विराजमान थे, ढांचा गिराया गया, तंबू में भी विराजमान थे, गोली कांड हुआ। में मेरे नाम की ही फोटो में तस्वीरें छपती थी, चूँकि अंदर किसी का कैमरा जाता नहीं था। चूँकि उन्होंने रामलला दरबार में संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी अयोध्या आऊँगा, और वो सौभाग्य उनको प्राप्त। डायलॉग था कि यहाँ अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उस समय भी क्या कहते हैं, आपने गोली कांड में भी पत्रकारिता की, कितनी कठिनाइयों के साथ। क्योंकि 90 गोली कांड बहुत ही हमारे जीवन का अत्यंत दुखद क्षण है, चूँकि मेरे सामने तमाम कारतूसों को गोली लगी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि आपके अपने अयोध्या जनपद के रायगंज मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। अचानक से ये देश दुनिया की मीडिया सुर्खियों में तब आई जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी, जिसका कारण था उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की खींची गई तस्वीर, जो कि 1991 में खींची गई थी जब वे रामलला के दरबार में आए थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क राइजिंग अयोध्या में, और आप सभी के बीच मैं शशांक पाठक। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो अयोध्या के में ही नहीं अपितु अगल बगल के क्षेत्रों में भी पत्रकारिता के क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि पत्रकारिता में उन्होंने किस तरह से कदम रखा, किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, और उसके बाद उनको किन किन उपलब्धियों से नवाजा गया। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद शशांक जी, आपकी पूरी राइजिंग टीम अयोध्या को, चूँकि आज आपने मुझे चुना है अपने इंटरव्यू में। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं वर्तमान समय में प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूं, और पत्रकारिता क्षेत्र में मुझे 40 वर्ष बीत चुके हैं। और सबसे पहले मैंने प्रेस फोटोग्राफी से अपनी जो है पत्रकारिता की जो दुनिया है उसमें मैंने प्रवेश किया, और रामलला के दरबार में लंबे समय तक मैंने जो है अपना एक ऑफिस बनाकर वहाँ रहे, और वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती रही कैमरे में कैद करते रहे। इसी वजह से तमाम पत्रिकाओं में, देश दुनिया के सारे अखबारों में मेरे नाम की ही फ़ोटो में तस्वीरें छपती थी, चूँकि अंदर किसी का कैमरा जाता नहीं था, और प्रशासन की तरफ से मुझे एकमात्र कैमरा के लिए पास मिलता था। इसी वजह से जो है मेरी अच्छी खासी वहाँ महत्व थी। और 86 चाहे वो ताला खुलना हो, चाहे वो शिलान्यास होना हो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में, ये सारे मेरे पत्रकारिता के कार्यकाल में हुए। 90 गोली कांड हुआ, 92 का ढांचा गिरा। सीबीआई ने मुझे 2 मुकदमे में चश्मदीद गवाह बनाया। सरकार बनाम लाल केस अडवाणी जो सीबीआई के रायबरेली कोर्ट में चला, और सरकार बनाम पवन पांडे जो लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में चला, उसमें मैं चश्मदीद गवाह था, और विधिक तरीके से जो उसकी गवाही थी दी हमने। और कहीं न कहीं से जो है मेरी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि सभी जितने राम भक्त थे सब निर्दोष थे और सब बाइज्जत बरी भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राम मंदिर आंदोलन का जो मंदिर मस्जिद का मुकदमा चला, उसमें भी मेरे ही फ़ोटोग्राफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दाखिल किए थे। उस समय चंपत जी जो इस समय ट्रस्ट के महामंत्री हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, उन्होंने हमें से फ़ोटो लिए कि जब जब खुदाई राम जन्मभूमि की होती थी, समतलीकरण होता था, तो उसमें जो मूर्तियाँ निकलती थीं, मंदिर के अवशेष निकलते थे, उसे मैं कैमरे में कैद करता था। लेकिन पता नहीं राम जी का कहाँ से ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया कि मुझे संकलन करते करते वो सब न्यायालय में पहुंच गए, और राम मंदिर के जो फैसला आया है तो उन फ़ोटों का भी जिक्र उसमें किया गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि राम मंदिर के फैसले में हमारी तस्वीरें एक सबूत के तौर पर न्यायालय ने माना, और सीबीआई के दोनों मुकदमों में हमें जो है चश्मदीद गवाही का मौका मिला। और मुझे बेहद खुशी है कि सारे जितने भी उसमें आरोपी थे सभी माननीय न्यायालय ने उन्हें
बेइज्जत बरी कर दिया। तो सर ने जैसा बताया कि उन्होंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर रामलला ढांचे में विराजमान थे, ढांचा गिराया गया, तंबू में भी विराजमान थे, गोली कांड हुआ। और इन्हीं सवालों के क्रम में हम सर से जानना चाहेंगे कि आपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक तस्वीर खींची थी। आखिर उस दौर में वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कब आपने खींचा, कैसे खींचा, ज़रा इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए शशांक जी, ये मामला 91 का है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात प्रांत के बीजेपी के नेता हुआ करते थे। उस समय न वो गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री थे और न ही देश के प्रधानमंत्री थे। क्योंकि 91 में एकता यात्रा, एक रथ यात्रा आई हुई थी, जिसमें तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उनके साथ आए हुए थे और रामलला के दरबार में वो दर्शन करने आए थे। तो मैंने उनकी तस्वीरें खींची थी। चूँकि उस समय मोदी जी काफ़ी स्मार्ट हमको लग रहे थे, नौजवान हैंडसम थे। तो मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से ही पूछ लिया था कि हैंडसम नौजवान कौन है। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हैं और गुजरात के जो है नेता हैं। जब वो दर्शन करके बाहर लौटे तो मैंने तस्वीरें उनकी खींची और तस्वीर खींचने के बाद मैंने एक सवाल उनसे कर लिया था मोदी जी से कि दोबारा आप रामलला के दरबार में कब आएंगे। तो कुछ देर के बाद सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। तो यह मुझे मतलब बड़ा वो हुआ कि क्या सोच के इन्होंने कहा राम मंदिर बनूंगा, अभी तो मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब 29 वर्ष बीत गए और देश के प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तब सवाल उठता था जनता में और देश के जो राजनीतिज्ञ हैं कि आखिरकार ये रामलला के दरबार में जाते क्यों नहीं हैं। तब मेरे द्वारा जो खींची गई तस्वीर थी, हमने सोशल मीडिया में और तमाम विभिन्न देश के बड़े चैनलों पे हमने उसको अपना इंटरव्यू के जरिए बताया कि तस्वीर मैंने खींची थी। क्योंकि उन्होंने रामलला दरबार में संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी अयोध्या आऊँगा, और वो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और देश के प्रधानमंत्री बनकर 5 अगस्त 2020 को और रामलला की जो मंदिर का निर्माण है उसकी आधारशिला आके अयोध्या में रखे। मुझे बेहद खुशी हुई कि जिस व्यक्ति की मैंने तस्वीर खींची थी वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर अयोध्या आया। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं दुख भी हुआ, क्योंकि जब मैंने ट्रस्ट से हमने पास मांगा था मिलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मेरी भी मुलाकात हो जाए, तो ट्रस्ट ने ये कह के मना कर दिया था कि कोरोना काल है, केवल 200 लोगों को ही पास मिलेगा। तो मुझे बड़ी निराशा हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर अभी दीपोत्सव में अयोध्या में आए, छोटी दीपावली पर, और 18,000 दीपों का दान किया। लेकिन उस तरह से जो है याद कराई गई जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट कर आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका दिल खोल के स्वागत किया था और जो है दीपोत्सव मनाया था। ठीक उसी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है यहाँ पर लाखों दीप जलाए और रामलला के दरबार में पूजा अर्चना किया और राम मंदिर के निर्माण का जायज़ा लिया। तब मुझे बेहद खुशी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प 31 वर्ष पहले लिया था उसे पूरा कर दिखाया। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरे द्वारा खींची गई तस्वीर उस समय और दोबारा जब राम की पैड़ी पर अयोध्या आए दीपोत्सव पे, तब भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए मुझे दोनों कार्य जो है याद आ गए, क्योंकि 91 में जब वो संकल्प लिए थे और जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रजत आधारशिला रखी थी तो एक व्यक्ति की सोशल मीडिया, देश विदेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी न्यूज़ चैनलों में चर्चा हुई थी कि उन्होंने उनकी तस्वीर खींची थी और उनसे उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तब हम फिर से अयोध्या आएंगे। और वो कोई और शख्स नहीं बल्कि हमारे साथ सर बैठे हैं श्री महेंद्र त्रिपाठी जी। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जब 90 में गोलीकांड यहाँ हुआ था, मुलायम सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक डायलॉग था कि यहाँ अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उस समय भी क्या कहते हैं, आपने गोलीकांड में भी पत्रकारिता की, कितनी कठिनाइयों के साथ की होगी वो हम सब सोच सकते हैं। लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन आपने तब भी वहाँ की तस्वीरें खींची। कोलकाता के कोठारी बंधु थे, उनकी भी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, शहीद कहा जाता है उनको, अयोध्यावासी कहते हैं। तो क्या है कहानी इसके पीछे, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए शशांक पाठक जी, चूँकि 90 गोलीकांड बहुत ही हमारे जीवन का अत्यंत दुखद क्षण है, चूँकि मेरे सामने तमाम कारसों को गोली लगी थी और सब यहीं मृतक हो गए थे। लेकिन उसमें कोठारी बंधु जो कोलकाता से आए थे, हीरालाल कोठारी के दोनों लड़के थे वो, और उनका नाम था राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी। वो दोनों लड़के जो है 30 अक्टूबर को जाते हैं राम मंदिर पे, पताका फहरा के लौटते हैं, बेहद खुश रहते हैं। और 2 नवंबर 1990 को जब दोबारा
कार सेवकों का जत्था जाता है रामलला के दरबार में, तो उनको फिर मुलायम सिंह की सरकार का गोली का शिकार होना पड़ता है। और इसी आपके हनुमानगढ़ी के पास दिगंबर अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा के चंद कदम की दूरी पर लाल कोठी, यानी लाल कोठी उसका उस समय नाम नहीं था, उस समय उसका दूसरा कुछ नाम था, लेकिन चूँकि गोलियां चली तो वो सब खून के छींटे से वो बिल्डिंग लाल लाल हो गई, इसलिए उसका नाम लाल कोठी बना। और उसी क्षेत्र में जो है हीरालाल कोठारी के दोनों बेटे राम कुमार शरद कुमार कोठारी की तस्वीरें हमने खींची, जो देश दुनिया में चर्चा में आई। और हेलीकॉप्टर जो गुंबद पर उस समय मंडरा रहा था, बताया जा रहा था मुलायम सिंह का है, लेकिन ऐसी जानकारी बाद में आई कि मुलायम सिंह नहीं, उसमें सुरक्षा के तमाम अधिकारी थे, ऊपर से भी गोलियां चलाई जा रही थी, CRPF के जवान भी थे और तमाम गोलियां चली। और हमने हनुमानगढ़ी के आसपास क्षेत्र में जो छतें हैं उस पर हमने अपने हिसाब से जो है दौड़ धूप करके अपनी जान बचाते हुए तस्वीरें खींचते हुए, और मैं सीधे गुंबद के पास पहुंच गया था जहां तीनों गुंबद विराजमान थे, वहां भी गोलियां चल रही थी। तो मेरे आसपास कई कार सेवकों को गोली लग गई थी और इस वजह से जो है वो उनके 100 ज़मीन में बिखरे पड़े थे, तो मैं भी डर के वजह से ज़मीन में ही लेट गया था। तो बाद में सारे जो उसमें CRPF के जवान थे जो ड्यूटी पे लगे थे, वो 100 को उठा के गाड़ियों में फेंक रहे थे, नहीं लाद रहे थे, जिससे कि सही घटना का वो ना आ सके कितने लोग मरे हैं। तो मैं भी चिपका हुआ कैमरा लेके पास में लेटा हुआ था, तो मुझे भी उठा करके जब गाड़ी में फेंकने लगे तो मैंने कहा सर मैं ज़िंदा हूँ। तब उन्होंने कहा है कौन हो तुम, यहाँ कैसे हो? मैंने कहा सर पत्रकार हूँ और फ़ोटो खींच रहा हूँ। कहीं बेटा ये सब न करो, गोली नहीं पहचानती किसी को, है गोली लग जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर किसी तरीके से हमको उन्होंने कहा कि यहाँ चले जाओ, फिर अपना हम कैमरा से छिपाते हुए बचाते के अपने रायगंज आवास पर मैं आ गया। और दूसरे दिन सारी फ़ोटोएँ हमने बना के सारे अखबारों में दी। तो उसके बाद ये हुआ कि कितनी गोली से यहाँ कार सेवक मरे। आज भी जो है उसके एल्बम और कैमरे मार्केट में बिकते हैं और लोग उसकी जो है प्रशंसा आज भी करते हैं। आज भी कार सेवकों के जो है तस्वीरें एल्बम मार्केट में बिकती है। मैं कभी देखता हूं तो मुझे और सीन देख के याद आता है कि वो क्या मंजर था, लेकिन कहीं ना कहीं अब खुशी भी है कि वो कार सेवक जो शहीद अयोध्या में हो गए, उनका सिर्फ इतना ही एक सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और उस सपने को साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। मंदिर निर्माण हो रहा है और 2024 में भव्य राम मंदिर बन जाएगा, ऐसा जो है ट्रस्ट ने अभी मीडिया को जानकारी दी और हम लोगों ने भी जाके पास से मंदिर निर्माण को देखा। तो ये जो कार सेवकों की कहानी है वो मंदिर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि सब कार सेवक यही चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये दुर्घटना हो गई मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, और वो सब शहीद हो गए। लेकिन अब शहीद कार सेवकों का सपना योगी सरकार पूरा करने जा रही है। जब जब इतिहास के पन्ने में ये राम मंदिर की बात आएगी तो उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आएगा कि इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर बना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजर अमर इतिहास में रहेंगे कि उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर भव्य निर्माण बनकर हो गया है, जो अब राम भक्त उसे 2024 में जाके आराम से देश दुनिया के लोग दर्शन करेंगे। ये मंजर सुनकर ही रूह कांप जाती है। सर ने तो उस समय जाके पत्रकारिता की, वहाँ छायांकन किया, तो क्या मंजर रहा होगा उनके सामने, क्या स्थिति रही होगी, और बहुत ही प्रेरणादायक। तो इसी क्रम में हम आगे सर से जानना चाहेंगे कि सर एक दो मुख्यमंत्रियों से आपकी बातचीत हुई और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस क्लब की स्थापना हुई, उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपके अथक प्रयास से ये निर्माण संभव हो सका? देखिए, चूँकि ये पत्रकारिता क्षेत्र में जब 40 वर्ष मेरे पूरे हो गए हैं, तो 93 में जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या के रायगंज में जो जैन मंदिर है उसमें आए हुए थे, और उस समय जो है वहाँ पे कार्यक्रम ऋषभ देव भगवान का चल रहा था, और ज्ञानमती माता जी वहाँ की वो मान लीजिए कि सबसे बड़ी अनुयायी हैं और जैन सही उनको मानते हैं। तो मैंने उनके समक्ष मुलायम सिंह से एक मांग किया था कि यहाँ पे कोई प्रेस क्लब नहीं है, और यहाँ पे हमने निर्माण की मांग की थी, तो उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया, और मांग को स्वीकार करने के बाद फैज़ाबाद में प्रेस क्लब उसको निर्माण कराया गया। लेकिन लंबी लड़ाई लड़े, चूँकि हमने मांग अयोध्या के लिए किया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने उसका विरोध करके फैज़ाबाद में बनवा लिया। हम न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन बहुत लोगों ने हमको समझाया, पत्रकारों ने, कि आप दूसरी मांग कीजिए, दूसरा बन जाएगा। और तब से लगातार मैंने कई मुख्यमंत्रियों से मांग किया,
और मांग करते करते मुलायम सिंह से भी किया, अखिलेश यादव से भी किया, मायावती से भी किया, और जो है मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे उनसे भी किया। लेकिन वो कहीं न कहीं संजोग ही था कि 2017 में 31 मई 2017 को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या आए, और महाराज जो नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनका जन्मोत्सव था, जो इस समय राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उसमें आए हुए थे मुख्य अतिथि बनकर। तो हमने अपना मांग पत्र अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के माध्यम से मंच पे दिया, तो उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की निर्माण की घोषणा की, जो 1 करोड़ की लागत से वातानुकूलित अयोध्या में बन गया है, और लगभग 1 करोड़ की लागत से सड़क भी निर्मित हो चुकी है। क्योंकि अयोध्या जब भी कोई पत्रकार आता था तो रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो मेरे दिल में एक कष्ट रहता था कि दूर दूर से देश दुनिया के पत्रकार अयोध्या आते हैं, यहाँ मीडिया सेंटर अगर बन जाए तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन कहीं न कहीं से राम जी की कृपा हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया। चूँकि मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष के नाते उनको एक मांग पत्र दिया, उसको उन्होंने स्वीकार किया, जो बनके अब निर्माण पूरा हो चुका है। अब जल्दी ही सारे पत्रकारों को रुकने ठहरने की व्यवस्था भी होगी। तो सर से हम एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम सब पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नया नया कदम रख रहे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, किससे वो कैसे वो निपटेंगे, और सर क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जिससे वो असल ज़िंदगी में और अपने इस प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ सकें? देखिए, पत्रकारिता एक समाज सेवा है। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कोई बिजनेस है कि उसमें आप पैसे कमाएंगे। आप नाम कमाएंगे, देश दुनिया में आपका नाम होगा, लेकिन पत्रकारिता को व्यावसायिकरण करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई इंटरव्यू करते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों का करते हैं, तो कभी जिसके पक्ष में आपकी स्टोरी जाएगी वो ताली बजाएगा, जिसके विपक्ष में जाएगा वो आपसे मतलब गुस्सा होगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, साजिश करेगा और आपकी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी पत्रकारिता आप करें, या जो भी इस समय डिप्लोमा का दौर है और छात्र छात्राओं का दौर है, लोग अपनी अपनी प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन मैं मुझसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टोरी करें तो बिना सबूत, बिना साक्ष्य के कोई भी खबर प्रकाशित न करें। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति मोबाइल वाला हो गया है, आपकी बातचीत का वो रिकॉर्ड कर लेता है, आपका वायरल कर देता है और आपके फर्जी मुकदमे में फंसा देता है। अगर आपके पास सबूत होंगे, साक्ष्य होंगे, तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी बड़ी स्टोरी हो चाहे छोटी स्टोरी हो, बिना सबूत और बिना साक्ष्य, बिना गवाही के उसको कभी न प्रकाशित कीजिए। रिहर्सल कीजिए, तैयारी कीजिए, और जब पूरे साक्ष्य आ जाएं तो आप एपिसोड चलाइए और दनादन चलाइए, तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में चमकेंगे और आपकी जय जयकार होगी। आज मेरी आप चर्चा कर रहे हैं, कल आपकी चर्चा होगी। थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना कीमती समय दिया और पत्रकारिता के लिए उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी इसमें कदम रख रहे हैं वो साक्ष्य पर काम करें, साक्ष्य जुटाएं, सही तरीके से, सटीक तरीके से आगे बढ़ें और अपना नाम बनाएं, समाज की सेवा करें। धन्यवाद।